उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बीएनएस के चैप्टराइजेशन को देखा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो वीडियोस पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर विज़िट करके उस वीडियोस को प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग आईपीसी की बात करते हैं तो पहले थोड़ी सी आईपीसी की हिस्ट्री समझते हैं। आईपीसी की हिस्ट्री समझने का मतलब है ये हमारी आईपीसी की वेरिएंट है जो अब इसको रिपील कर दिया गया, उसकी जगह पर हमारी भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो यदि इसकी अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, क्योंकि इसमें अपराधों के बारे में बताया जाता है। तो यदि अपराध की बात किया जाए तो अपराध को हमारे समाज में दो रूपों में विभक्त किया गया है। पहला एक तो अगर साधारण भाषा में लिया जाए तो पहला अपराध वो होता है जो थोड़ा सा गंभीर प्रकृति का होता है, मतलब उसका जो नेचर होता है बहुत सीरियस वाला होता है, मतलब गंभीर प्रकृति का नेचर होता है। और एक अपराध होते हैं जो कि थोड़ा गंभीरतम से थोड़ा उसके गंभीर अपराध की तुलना में थोड़े से कम होते हैं। तो गंभीर अपराध से क्या तात्पर्य है, यदि गंभीर अपराध होते हैं तो उनका जो दंड होता है वो भी उसी प्रकार से गंभीर ही होता है। जैसे कि अगर आप किसी की मृत्यु कर रहे हैं तो उसका जो दंड आएगा या तो आजीवन कारावास हुआ या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। और यहीं पर अगर आप गंभीरतम प्रकृति से कम प्रकृति वाले में यदि आप अपराध कर रहे हैं जो गंभीरतम प्रकृति की तुलना में कम गंभीर है, उस अपराध की अगर बात करें तो आपको कंपनसेशन का पनिशमेंट दिया जा सकता है, कोई इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, या फिर यदि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा का भंग करते हैं, तो आप संविदा का विनिर्दिष्ट पालन के लिए कहा जाता है। तो और यदि एक तरीके से और देखा जाए तो अपराधों को एक हमारा सिविल अपराध होता है और एक आपराधिक अपराध होता है। इन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 23 चैप्टर्स हैं और 23 अध्याय के साथ साथ 511 धाराएं भी हैं। ये देखिए, ये 511 धाराएं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आईपीसी आखिर बनी कैसे थी, इसको ड्राफ्ट किसने किया था, कब किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड टीवी मैकॉले का जो फुल फॉर्म है वो था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक, उन्होंने इनको आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। कब किया था? 1832 में। 1832 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया और उसके साथ इसको अनुमति मिली 6 अक्टूबर 1860 को। जो हमारी राष्ट्रपति की कंसेंट होती है वो 6 अक्टूबर 1860 को मिली और फाइनली यह प्रवर्तनीय हुआ 1 जनवरी 1862 से। तो हमारा ये एक्ट ही 1860 का है। तो अब इसके बारे में इतनी नॉलेज आई थिंक सफिशिएंट है। और हाँ, एक बात और, ये जो इसको ना ड्राफ्ट करने के लिए जो लॉर्ड मैकाले थे उन्हीं के नाम पर इसको मैकाले कोड भी कहा जाता है। तो ये भी इसका एक नाम है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है। तो इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आईपीसी और बीएनएस दोनों अभी पूछा जा रहा है। और यदि अपराध की बात की जाए तो अपराध को देखने के लिए कि कौन से कार्य अपराध हैं, कौन से कार्य अपराध नहीं हैं, किन कार्यों को करने से अपराध माना जाएगा और किन कार्यों को करने से अपराध नहीं माना जाएगा। तो अपराध को देखने के लिए
या अपराध को पहचानने के लिए सबसे पहले उसके आवश्यक तत्वों को जानना चाहिए हमें। अपराध के आवश्यक तत्व कौन-कौन से होते हैं? तो अगर हम तत्वों की बात करें तो सबसे पहले हमारा 4 इसको एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। अपराध के 4 एलिमेंट होते हैं, 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला मानव, मतलब कि कोई भी अपराध एक मानव के द्वारा गठित किया गया होना चाहिए, तो वो मानव का होना अति आवश्यक है। और दूसरा आवश्यक तत्वों की बात करें तो दुराशय होना चाहिए। दुराशय का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दूषित आशय, मतलब बुरे मन से किया गया कार्य होना चाहिए। और तीसरा कृत्य, कोई ना कोई एक एक्ट किया गया होना चाहिए, तभी वह अपराध माना जाएगा। और आप लोग कभी पहले अगर आईपीसी पढ़े होंगे, या अभी जो न्यू लॉ स्टूडेंट्स हैं वो तो आईपीसी अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो पहले पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि कार्य की परिभाषा दी गई है। तो कार्य की परिभाषा में अवैध लोप को भी इंक्लूड किया गया है। तो यदि हम अवैध लोप की बात करें तो जैसे एक कार्य है, एक अवैध लोप है। और कार्य, हम कोई कार्य करने के लिए, कोई एक होता है ना, किसी भी कार्य को करने के लिए आदेश दिया जाता है, तो जब वह कार्य किया जाता है तो वह एक एक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, किसी ने मुझसे कहा कि ये पेन यहाँ रखा है, इसको उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो ये एक कार्य है। और यदि जैसे अवैध लोप होता है कि किसी कार्य को, जो कार्य करने का उसको प्राधिकार था, अथॉरिटी थी, वह कार्य उसने नहीं किया। जैसे कि स्विमिंग पूल अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो स्विमिंग पूल में जैसे बच्चे छोटे छोटे नहाते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक गार्ड रहते हैं, गार्ड अंकल रहते हैं, वो उसको सेफ्टी के लिए वहां पर रहते हैं, देखते रहते हैं कि बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीजें ना हो जिससे उनको समस्याएं उत्पन्न हो। और उसको यह प्राधिकार था कि यदि बच्चे डूब रहे हो तो वो उसको बचाए। लेकिन उसने क्या किया, वो देख रहा है कि वहां बच्चे डूब रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, उसका जो कर्तव्य था उसको, उसका वो पालन नहीं किया। और उसने उस बच्चे के साथ, उस बच्चे की पानी में डूब करके वहीं पे मौत हो गई। तो यह होता है किसी, एक कार्य होता है, एक अवैध लोप होता है। तो आप कोई कार्य करने का आपको प्राधिकार है लेकिन आप वह कार्य नहीं करते हैं, तो वह अवैध लोप माना जाता है। और फिर लास्ट है क्षति। किसी भी कार्य करने से आपको क्षति कारित होनी चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट हैं। पहला मानव है, दूसरा दुराशय है कि दूषित मन से किया गया कार्य होना चाहिए, तीसरा कृत्य है कि कोई कार्य किया गया होना चाहिए, और चौथा उस कार्य से आपको क्षति होनी चाहिए। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि एक अपराध को हम कैसे समझेंगे, और इसकी फुल डिटेल में आगे अपराधों के बारे में परिभाषा दी जाएंगी, तो आप लोगों को विस्तार से समझाया जाएगा। तो यदि हम स्टार्ट करें इसकी, तो सबसे पहले आईपीसी को साइड में करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो रेफरेंस ले लिया जाएगा। यदि हम बीएनएस की बात करें, अभी कल हम लोगों ने चैप्टराइजेशन पढ़ा है। अगर चैप्टराइजेशन की वीडियोस आपको देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी यदि हेल्पफुल लगता हो तो उनको शेयर करके जाएंगे। तो फिर सबसे पहली बात, अगर हम बीएनएस की बात करें तो यार देखो, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आप बोर्ड लगा लो, बोर्ड पे ज़्यादा समझ में आता है। तो यार जितना इससे समझ में आएगा ना, बोर्ड पे कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर ये पढ़ना आप सीख गए ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको इससे पीछे नहीं कर सकती है। बोर्ड पे पढ़ना पढ़ाना एक अलग मैटर है, वो टीचिंग का है। आप लोग बहुत सी जगह कोचिंग करके आए होंगे, नहीं किए होंगे तो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए होगे, लॉ ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ होगा, इन फ्यूचर आप कोचिंग करोगे ही करोगे कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा आप इसको पढ़ना सीखिएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट पढ़ना समझ गए, इसको इंटरप्रेट करना समझ गए, तो दुनिया की कोई भी डायरेक्ट आप उठा लोगे, आपको पढ़ाया जाए या ना जाए, आप आराम से इजीली पढ़ लोगे। तो ये पढ़ना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। अब आप लोग को यदि बोर्ड चाहिए या फिर कोई और, तो भाई पढ़ाएंगे तो मैं से, क्योंकि इससे मेरा भी रिवीजन होता है, आपको भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ बुक्स में चीज़ें दी कहाँ गई हैं,
उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें मैंने लिख करके रखी हैं जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप लोग जरा सा देखेंगे इसको। ये देखिए, ये भारतीय न्याय संहिता है। इसमें कुल धाराएं 358 है। अध्याय हमारा 20 है। अधिनियम संख्या 45 है। अब अधिनियम संख्या लिखा कहाँ होता है, ये देखिए, ये भारतीय न्याय संहिता लिखा है ना, ये बुक का नाम है। ये 2023 का अधिनियम संख्या है, ये 45 है। ये भी आप लोगों से प्री में पूछा जाता है। और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2000 सॉरी ये 23 है, 24 दिमाग में चलते चलते 24 ही लिख गया। 25 दिसंबर 2023 है। यहाँ पे देखिए, ये कॉर्नर में डेट लिखी होती है, ये राष्ट्रपति की अनुमति होती है। और ये जो लिखा होता है, इसकी बात करें, ये इस अधिनियम के बनने का ये उद्देश्य होता है कि ये अधिनियम क्यों बनाया गया है। तो अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। और आज हम लोगों को चैप्टर 1 पढ़ना है। चैप्टर 1 में हमारे सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 3 तक दिया गया है। धारा 1 से लेकर के धारा 3 तक में अध्याय 1 को कवर किया गया है। और इसमें डेफिनेशन बहुत सारा है, तो आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा धारा 3 है। धारा 1 से लेकर के धारा 3 तक में पहले चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो पहले हम लोग बैरक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो अगर धारा 1 की बात करें तो संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता है। तो कई लोगों का क्वेश्चन आता है ना, संक्षिप्त नाम ये है तो विस्तृत नाम क्या होगा। ये तो संक्षिप्त नाम है हमारा भारतीय न्याय संहिता। तो विस्तृत नाम वो होता है कि जब आप नाम के साथ उसके उद्देश्यों को भी बताते हैं। जैसे ये नाम है भारतीय न्याय संहिता और ये हमारा उद्देश्य है, तो जब नाम के साथ उद्देश्यों को भी बताया जाता है तो ये विस्तृत नाम कहलाता है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि आपका नाम क्या है, रमेश, सुरेश, ऐसे बता देते हो, तो कहते हैं नहीं, आप अपना फुल नेम बताइए। तो फुल नेम में आपका नाम, अगर कई लोग होते हैं अपने नाम के साथ फादर्स नेम इंक्लूड करके लिखते हैं, तो ऐसे होता है कि मान लीजिए रमेश हैं, रमेश के पिताजी का नाम है दिवाकर लाल, फिर कोई कास्ट होगी, तो ऐसे तीनों को इंक्लूड करके एक फुल नेम दिया जाता है। तो इसी हिसाब से ये भी है कि अगर आप नाम और फिर ऑब्जेक्ट इसके उद्देश्यों को बताते हैं तो ये इसका फुल नेम बनता है। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या था, भारतीय न्याय संहिता। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं। तो इसका आंसर कहाँ से मिलता है, कब प्रवृत्त होगा। आप लोग देखेंगे ना, यहाँ नीचे फुटनोट में आपको मिल जाएगा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 25 दिसंबर। अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई तथा अंग्रेजी पाठ का भारत का राजपत्र भाग 2 खंड 1 दिनांक 25 दिसंबर 2023 पर प्रकाशित था। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 2 के उपबंधों के सिवाय धारा 1 जुलाई 2024 से प्रभावी। तो ये चीजें आपको नोट करनी रहती है कि ये 1 जुलाई से प्रभावी हुआ है। तो यदि हम सेक्शन 1 का सब क्लॉज 1 देख लिए, 2 देख लिए, अब 3, 4, 5 इसको देखने के लिए पहले मैं एक चार्ट मैंने बनाया है, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर चार्ट देखते हैं। ये देखिए, तीसरी की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का इंग्लिश देखेंगे तो एवरी पर्सन इंक्लूड्स
इंडियन सिटीजन और नॉन इंडियन सिटीजन, या तो वह भारतीय नागरिक हो या फिर वो विदेशी नागरिक हो। यदि भारतीय नागरिक सिर्फ होता तो वो भारतीय नागरिक वर्ड यूज किया गया होता। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, तो हर व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, मतलब जो इस संहिता में प्रोविजंस दिए गए हैं उनके प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अगेंस्ट, अनुकूल का मतलब होता है उसके सपोर्ट में। तो प्रतिकूल कार्य या लोक के लिए जो इसमें प्रोविजन दिए गए हैं उनके अगेंस्ट कोई कार्य किया गया है या कोई कार्य नहीं किया गया है जिसका वह भारत के भीतर दोषी है। अगर ऐसा कोई कार्य करता है या ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिसका पनिशमेंट इस आईपीसी में दिया गया है, सॉरी इस बीएनएस में दिया गया है, तो वह क्या होगा, इस संहिता के अधीन ही दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कुछ चीजें होती हैं ना, कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो हमारे भारत में पनिशेबल होते हैं बट अदर कंट्रीज में वो पनिशेबल नहीं होते हैं। तो यदि कोई ऐसा कार्य या कार्य करते हैं या कार्य नहीं करते हैं जो भारत में पनिशेबल है, तो उनका इसी एक्ट के अधीन ही वो दंड दिया जाएगा। और सेक्शन 1 के सब क्लॉज 4 की बात करें तो भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बढ़ता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। यदि वह भारत से परे कोई अपराध करता है लेकिन वह भारत के भीतर उस अपराध के लिए विचारण होने का पात्र है, तो फिर यह माना जाएगा कि वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया था। तो हाँ, तो हम लोग 5th क्लॉज देख रहे थे। तो अगर 5th क्लॉज के प्रोविजंस की बात किया जाए तो अगर बैरक की लैंग्वेज देखें तो भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, तो यहाँ पे आपको भारत के नागरिक द्वारा तो समझ में आ रहा होगा कि उसकी जो सिटीजनशिप है वो इंडियन है। और किसी स्थान में भारत से बाहर और परे, ये और वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, इससे ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है कि बाहर, भारत से बाहर कोई एक और जगह है और भारत से परे ये एक दूसरी जगह है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत से बाहर और भारत से परे एक ही है, या तो या वर्ड यूज किया होता, ओ आर और वर्ड यूज किया होता, यहाँ पे इसने एंड वर्ड यूज किया है। तो भारत से बाहर का तात्पर्य है कि हमारी इंडिया जो कंट्री है उससे बाहर की दूसरी कंट्री। तो दूसरी कंट्री में आप अमेरिका या कोई और भी आप कंट्री का नाम ले सकते हो, तो कोई भी कंट्री जो इंडिया से अलग हो, इंडिया में ना इंक्लूडेड हो, वो इंडिया से अलग कंट्री हो। और इंडिया से परे, परे का मतलब जैसे आप जनरल लैंग्वेज में अगर आप कहते होंगे जो ऊट पटांग की बातें करता हो, जिसका कोई लॉजिकल ना रहता हो, वो कहा जाता है कि यार ये तो दुनिया से परे वाली बातें करता है। ऐसा जनरली लोकल लैंग्वेज में यूज किया जाता है कि यार ये तो दुनिया से परे है। तो परे का मतलब होता है कि वो बियॉन्ड है, मतलब कि उसके बारे में कोई इमेजिनेशन ही नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे बियॉन्ड का तात्पर्य है कि एक ऐसा एरिया है जिस पर किसी का जुरिस्डिक्शन नहीं लगता है। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल में ले लें तो वायुमंडल का एरिया हो गया और फिर समुद्री एरिया हो गया। जैसे कुछ अगर आप लोग जियोग्राफी पढ़े होंगे तो कुछ नॉटिकल माइल्स एक एरिया डिसाइड होता है कि इतने एरिया तक का इंडिया का पार्ट से, उससे अगर दूर जाता है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं कहलाएगा। तो उन सब एरिया को इंक्लूड करके ये परे की बात की गई है। तो वायुमंडल हो गया, आपका समुद्री इलाका हो गया, ये एग्जाम्पल बेस्ट होता है। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो जो दूसरा है 5th क्लॉज का ख है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान, कोई ऐसा पोत, पोत मतलब शिप जो पानी में चलती है, और विमान जो आकाश में उड़ता है। तो भारत में रजिस्ट्रीकृत मतलब जो इंडियन है वो इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है। ऐसा कोई पोत या विमान चाहे वह कहीं भी हो, मतलब चाहे वह इंडिया में हो या इंडिया से बाहर कहीं पर भी हो, और किसी व्यक्ति द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपराध पर भी यह लागू होगा। और तीसरी की बात करें तो
भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होता है। अगर यदि स्पष्टीकरण की बात करें तो इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो इसका अगर सीधा सा मतलब देखा जाए तो अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य, मतलब जो आईपीसी में आपका प्रोविजन दिया गया है, जो पनिशेबल है, प्रत्येक कार्य जो भारत से बाहर किया गया हो, तो कोई भी एक्ट हो जो भारत से बाहर किया गया हो आता है, जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो यदि भारत के बाहर कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जो भारत के बाहर पनिशेबल नहीं है बट भारत में पनिशेबल है तो वो भी अपराध के अंतर्गत ही आएगा। तो एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेंगे बेयर एक्ट से। और अगली बात करें तो 6 क्लॉज है इस संहिता में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये एक सेविंग क्लॉज है। अगर आप लोग बेयर एक्ट पढ़े होंगे तो अगर उसका हिंदी वर्जन देखा जाए तो व्यावृत्तियां होती हैं। तो सेविंग क्लॉज में कुछ ऐसी बातों को लिखा जाता है कि जिस पर ये एक्ट अप्लाई ही नहीं होगा। तो वहां पे इन बातों को देखिए क्या लिखा है, सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले कोई ऐसा अधिनियम होगा जो सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिकों को विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने के लिए बनाया गया होगा, उस पर आईपीसी या बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। या किसी विशेष या स्थानीय कोई स्पेशल एक्ट हुआ या कोई लोकल एक्ट हुआ, उनके उपबंधों, उनके प्रोविजंस पर भी वह अप्लाई नहीं होगा। तो हमारा ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इसकी कुछ मैंने स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए ना थोड़ा सा टिपिकल होता है कि कैसे चीज़ों को याद किया जाए। इंग्लिश मीडियम वालों में थोड़ा सा ट्रिक बता दिया जाता है। ट्रिक का मीन्स कि उसमें कोई इम्पोर्टेंट कीज बता दी जाती है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों में हिंदी में समझ में नहीं आता है कि कैसे ड्रॉ किया जाए, वो माइंड में कैसे वो उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। वरना आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो ये चीजें हैं, मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है सेक्शन 1 का, तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, इस हिसाब से आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यदि अब सेक्शन 2 की बात करें, डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें डेफिनेशन यार बहुत ज़्यादा दी गई है, तो सबको नहीं याद करना है, बस कुछ को आपको याद करते हुए चलना है। तो यदि बात किया जाए डेफिनेशन क्लॉज की, डेफिनेशन क्लॉज का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऐसे स्ट्रक्चर में उसको ड्रॉ कर लिया है। तो आप लोग भी ऐसे कर लेंगे ना। तो ऐसा नहीं है सारे सेक्शन को इसमें नहीं याद करना है, कुछ कुछ को, जैसे बालक की डेफिनेशन न्यू ऐड की गई है, न्यायालय हो गया, बेईमानी से पूछा जाता है, कई बार प्री में भी पूछा गया है, और फिर सद्भाव पूर्वक पूछा गया है। फिर यदि बात करें तो जंगम संपत्ति की परिभाषा पूछा गया है, अपराध की परिभाषा पूछा जाता है, लोक सेवक का थोड़ा कमेंट कमेंट के फॉर्म में भी पूछ लेता है कभी कभी, और सदोष अभिलाभ और सदोष हानि कमेंट में पूछ लेता है, प्री में भी पूछ लेता है। तो ऐसे आप लोगों को परिभाषा तैयार करनी है। अगर शॉर्ट्स में मैं कोशिश करूंगी कि परिभाषा को डिफाइन करके आपको समझा दिया जाए। तो अब चलते हैं अगले अगले चैप्टर, सॉरी अगले सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 3 की बात की जाए, हाँ सेक्शन 3 की यदि बात करते हैं, साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन। तो पहले में दिया है, इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा
हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्वृष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा वर्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। सर्वत्र का मतलब होता है सभी। अपराध की हर परिभाषा, इस एक्ट में जितनी भी परिभाषाएं अपराध की दी गई हैं। हर दंड उपबंध मतलब उनका हर अपराध का जो दंड दिया गया है, मतलब दंडों का उपबंध या दंड का प्रोविजन दिया गया है, और उन सभी अपराधों और दंड का जो एग्जाम्पल दिया गया है, उन सब का साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्वृष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो पूरी आईपीसी या बीएनएस डिपेंड किस पे करती है, जो एक्सेप्शन दिया गया है। कोई भी इस पूरे बेयर एक्ट में कोई भी ऑफेंस किया जाएगा तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वह एक्सेप्शन के क्राइटेरिया में तो नहीं आ रहा है। तो यदि एक्सेप्शन के क्राइटेरिया में आएगा तो फिर वो एक्सेप्शन वाली बातें लागू होंगी। तो इसका सीधा सा कहने का यही मतलब है। और यदि आईपीसी की बात करें तो ये धारा 6 है। आईपीसी में धारा 6 में ये चीजें बताई गई हैं। और इसका सेकंड क्लॉज देखिए, प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। तो यदि मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बताऊं, अभी हम लोगों ने पहले एक अपराध का स्पष्टीकरण देखा था, अपराध को उसने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण में अपराध शब्द के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो वह यही कह रहा है कि प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में दिया गया हो, यदि कहीं पर भी वह स्पष्टीकरण दिया गया है तो यदि दोबारा वह वर्ड कहीं पर आता है तो उसका वही मीन होगा जो पहले स्पष्टीकरण में दे दिया गया है। और तीसरे की बात करें तब, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति का पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। मतलब जैसे कोई हस्बैंड हुआ, अपनी कोई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे देता है रखने के लिए, या वहां पर कोई मतलब कोई सर्वेंट काम करता है उनको दे देता है, कोई लिपिक रहता है मतलब क्लर्क रहता है उनको अपना प्रॉपर्टी रखने के लिए दे देता है, तो यदि वह उन लोगों को भी दे देता है तो भी माना जाएगा कि वह इसी का है। मतलब कब्जा उसी व्यक्ति का रहेगा। अगर चौथे की बात करें तो जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना होता हो तो किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी होता है। इसके पहले ही मैंने अभी जब मेंटल एलिमेंट की बात की गई थी तो मैंने बताया था कि कार्य के साथ साथ अवैध लोप को भी इंक्लूड किया जाता है। जहाँ कार्य लिखा रहेगा वहां पे अवैध लोप को भी माना जाएगा। यदि पांचवें की बात करें तो जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन होंगे मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। तो ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे प्रोविजन में दिया है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए, मतलब कि जैसे 3 से 4 व्यक्ति हैं कोई आपराधिक कार्य करने के लिए, सबका मेंटल स्टेटस बन चुका है और जो उन्होंने प्लानिंग की है, जो उन लोगों का आशय है, उसी आशय में अग्रसर करने मतलब उसी आशय के साथ वह कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार दायित्वाधीन होगा मानो वह कार्य उसने अकेले ही किया है। यदि 4-5 व्यक्ति हैं, वह कोई मतलब एक मेंसरिया के साथ उसी जैसा उन्होंने प्लानिंग किया उसी के साथ वह कार्य कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि हर व्यक्ति यह माना जाएगा कि अकेले उसी ने सारा काम किया है। तो फिर छठे की बात करें तो जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, मतलब यदि आप बुरे आशय से या दूषित आशय से दुराशय के साथ यदि कार्य वह नहीं करते हैं तो वह कार्य
आपराधिक नहीं होगा। परंतु यदि आप दुराशय के साथ वह कार्य कर देते हैं या आपराधिक ज्ञान के साथ वह कार्य करते हैं तो वह आपराधिक होगा और कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो। ये भी लगभग समझ में आ ही गया होगा क्योंकि क्लॉज 5 के लगभग थोड़ा सिमिलर है। और यदि 7वें की बात करें, जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि परिणाम का अंततः कार्य द्वारा और अंततः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। लगभग ये तीनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। आप लोग पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी बातें। और ये उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे 8वां है। जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, मतलब जैसे कि आपको मर्डर करना है तो आप कहीं से मतलब पहले प्लानिंग कर रहे हो कि आप पिस्टल खरीदना है या ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हो कि जैसे उसको मिलना कहाँ है, वो कितने लोगों से मिलेगा, इन सब बातों का पता लगाना है। तो कई कार्यों के द्वारा वह किया जा रहा है। तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है। जैसे कि किसी को मारना है, वो पिस्टल लेकर के खड़ा है कि हाँ ये आएंगे तो मैं इनको शूट करूंगा, लेकिन कोई एक उनके घर के सामने नजर टिकाया बैठा हुआ है कि हाँ घर से वो निकलेगा तो मैं सामने वाले को कॉल कर दूंगा कि वो अलर्ट हो जाए। तो ये सब चीजें एक जानबूझकर सहयोग की जा रही हैं एक दूसरे के लिए कि उसको मारने का प्लानिंग है उन लोगों का, तो वह व्यक्ति भी उस अपराध को करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। और यदि ये क्लॉज 9 की बात करते हैं, जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संबंध हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। तो ये 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटली अपराध के बारे में बात करते हैं। और 4 में कार्य के साथ साथ अवैध लोप भी अंतर्वलित है। और तीसरे में यदि आपकी संपत्ति है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ या क्लर्क या सर्वेंट को दे रहे हो तो भी आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और सेकंड में जो स्पष्टीकरण दिया गया है वही स्पष्टीकरण सब पर अप्लाई होगा। और फर्स्ट में ये जो भी अपराध की परिभाषा, एग्जाम्पल या दंड का प्रोविजन दिया गया है उसी के वो सब साधारण अपवाद में जितने प्रावधान दिए गए हैं उनके अंतर्गत। मतलब कि आप कह सकते हो कि साधारण अपवाद पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर इसका भी कुछ मैंने चार्ट बना रखा है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा बना सकते हैं। इसके आगे आप लोगों की नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आता होगा, नहीं भी आता होगा तो भी एक्सप्लेनेशन ठीक है, समझ में आना भी चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग ऐसे भी अपने कॉपी को बना सकते हैं, थोड़ा सा डेकोरेटेड रखोगे ना तो पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 3 है। अब ये सब चैप्टर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।